Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds. तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इसके पहले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा। वो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक सब कुछ पढ़ा है। ओके, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। बट जैसा कि आप जानते हैं, विदाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड विदाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड आल्सो विदाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अधूरा है। तो इसे पूरा करने के लिए आज हम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये दो टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। हमेशा की तरह आज भी कहूंगा कि अगर आपके मन में अभी इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन्हें बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो अपने बोर्ड पे रखो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम पहले परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने के लिए या फिर पैरेलल एक्सिस पढ़ने के लिए आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन की थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, बट जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, अगर उनको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल्स perform circular motion of a rigid body is called axis of rotation or is known as axis of rotation। ठीक है, आराम से पहले मैं लिखूंगा और आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा। डोंट वरी। देखो, आप जानते हो बेटा, विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर बॉडी को रोटेशन मोशन परफॉर्म करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि रोटेशनल मोशन क्या है। तो रोटेशनल मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है वो अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो जो सर्कुलर मोशन उस बॉडी का हर एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर रहेगा। तो सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर होता है, वो सेंटर का जो लोकस होता है, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या? अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है मतलब उसकी जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन सारे पार्टिकल्स के सेंटर का जो लोकस पॉइंट है, उस लोकस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चा सेंटर ऑफ मास, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, मतलब ये अगर ये बॉडी है, ये अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसके जो सारे पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और उन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का जो सेंटर है, उन सारे सेंटर का जो लोकस पॉइंट होता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट से एक एक्सिस जाएगा और उस एक्सिस को हम कहेंगे बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अभी मिल चुकी होगी। ओके, इसका बस तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करना है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके दो तीन पॉइंट से आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, ये होगी उसकी डेफिनेशन। उसके बाद देखो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इट डज नॉट हैव टू बी फिक्स। इट डज नॉट हैव टू बी फिक्स मतलब ये फिक्स हो भी सकता है और फिक्स नहीं भी हो सकता है। उसके बाद क्या है बेटा? इट डज नॉट हैव टू पास थ्रू बॉडी। उसके बाद क्या है बेटा? ये बॉडी के थ्रू पास थ्रू द बॉडी मतलब क्या? अगर ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बॉडी से पास हो, ये बॉडी से पास भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी पास हो सकता है, मतलब टेंजेंशियली भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से ही पास हो, ये बॉडी के बाहर से ही पास हो सकता है। ओके, इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा? इट डज नॉट हैव
इट डज नॉट हैव इट डज नॉट हैव टू परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर रहे। तो देखो ये 3 पॉइंट थे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के, बारी बारी मतलब स्टेप वाइज तुम्हें समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट देखो, हाँ ये तो तुम्हारा दोनों हो गए ना। थर्ड पॉइंट देखो, मान लो एक बॉडी है तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सबको दिखता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उस बॉडी को परपेंडिकुलर है, बट बॉडी हमेशा उसके सेंटर ऑफ मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मतलब हमेशा बॉडी ऐसी ही रोटेट करेगी क्या? मतलब बॉडी जो है वो हमेशा ऐसी ही रोटेट करेगी क्या? मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा? नहीं, बॉडी कभी कभी ऐसे भी रोटेट हो सकती है, राइट। मतलब कभी कभी हम बॉडी को यहाँ एक जगह पे फिक्स करके ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, राइट। मतलब बॉडी जो है ये इसके अगर हम किसी बॉडी को ऐसे फिक्स करेंगे और उसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो अभी बॉडी इसके अलॉन्ग रोटेट हो रही है। मतलब बॉडी ऐसे भी रोटेट हो सकती है, बॉडी ऐसे भी रोटेट हो सकती है, और बॉडी जो है बच्चा वो बॉडी ऐसे भी बॉडी जो है वो ऐसे भी रोटेट हो सकती है। मतलब ये ऐसी भी रोटेट हो सकती है, एक जगह पे फिक्स करके ऐसी भी रोटेट हो सकती है और ऐसी भी रोटेट हो सकती है। तो इस केस में परपेंडिकुलर था, ओके। इस केस में बॉडी के बाहर है और इस केस में बॉडी को पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रह सकते हैं। तो ये थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। मैं अभी आपको पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप इसे चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो बेटा हो गया। अभी हम पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद हम रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे, ओके। टॉपिक को भी मैं पहले ही करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत हमें स्पेस भी मिले, क्योंकि स्पेस बहुत जरूरी है जिंदगी में, थोड़ा बहुत होना चाहिए हर एक के जिंदगी में। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, ओके, उसके बाद आपको समझाऊंगा, या फिर मैं पहले आपको समझाता हूँ उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। डोंट वरी, अगर दोनों भी चीजें करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत शार्प हो, ओके। मैं जानता हूँ आप बहुत टैलेंटेड हो। अभी देखो पहले मैं इसको मीनिंग आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। तो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। मान लो अपने पास एक प्लेन बॉडी है। प्लेन बॉडी मतलब क्या? जो 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसके 2 एक्सिस है। तो अगर ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और तुम्हें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो इस बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। मतलब एक एक्सिस है, ये एक्सिस इस बॉडी को परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस इस बॉडी को परपेंडिकुलर है, ओके। और तुम्हें इसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इस केस में जो है मतलब हो सकता है वो सेंटर से पास हो, नहीं हो, बट वो उस बॉडी को परपेंडिकुलर है। तो अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन दी जाए, कैसी? जहां पे बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और एक एक्सिस है जो बॉडी को परपेंडिकुलर है, और उसके अलोंग तुम्हें उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में हमें हेल्प करेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? अगर तुम्हें किसी बॉडी का किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो पहले उस बॉडी को, उस एक्सिस को 2 इंटरसेक्ट करने वाले जो 2 एक्सिस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ढूंढो। मतलब ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये रहा अपना वाई एक्सिस। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस बॉडी को, उस बॉडी के थ्रू आउट जो 2 एक्सिस है जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उस बॉडी को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वैसे पॉइंट तुम्हें पहले ढूंढने पड़ेंगे। मैं सीधे सरल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है, ताकि हर एक को समझ में आए। कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें आई जेड फाइंड करना है। उसके लिए हम इस आई जेड के अलोंग 2 एक्सिस स्टडी करेंगे जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, और इस एक्सिस को किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट पे जो है वो उसे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब अभी मैंने इसको रफ डायग्राम ड्रॉ करी, देखो ऐसा रहता है। फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, एक एक्सिस है जो उसे परपेंडिकुलर है, और तुम्हें उसके अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है।
तब हमें हेल्प करता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो क्या कहता है ये आराम से समझो। वो कहता है कि जो दो एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उस एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मतलब आईजेड जो रहेगा, वो इन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर रहेगा। ये कहता है हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इतना सीधा और इतना सिंपल है बेटा। क्या कहता है हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर से बता दूं मैं आपको ताकि आपका कंसेप्ट और क्लैरिफाई हो जाए। फिर मैं आपको लिख के भी दूंगा, डोंट वरी, और इसे मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। देखो क्या कहता है, एक अपने पास प्लेन है और उस प्लेन के अलोंग एक परपेंडिकुलर एक्सिस है। हो सकता है वो सेंटर से पास हो या फिर नहीं भी हो। सेंटर से अगर पास हो रहा हो तो हमें डायरेक्टली उसकी वैल्यू आती है, बट अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है बट वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर है और उसके अलोंग तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें यह कहता है कि उस परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उस बॉडी का, उसके अलोंग वो जो दो उस प्लेन में जो दो एक्सिस है जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो इन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर रहेगा। हमें ये कहता है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई होप तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अभी कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर किसी बॉडी में दो ऐसे एक्सिस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उनका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो मैंने आपको दोनों भी चीजें आराम से समझाई है। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी। अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी। क्या कहते हैं डेफिनेशन? द या फिर फॉर अ प्लेन, ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं यम आई लिखता हूं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुंबई इंडियन जिंदाबाद, ठीक है। द फॉर अ प्लेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस क्या था? अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, oh my god, is equal to the sum of moment of inertia of two axes which are mutually perpendicular, ठीक है, mutually perpendicular to each other and intersect the axis at a fixed point, ओके। ये हो गई अपनी डेफिनेशन। हाँ, ये हो गई अपनी डेफिनेशन। क्या कहते हैं डेफिनेशन? कि आई जेड जो है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर रहेगा, ठीक है। हम प्रूफ करेंगे, डोंट वरी। मैं विदाउट ये हवा में बातें नहीं करता, मतलब मैं नहीं करता, अपना फिजिक्स भी हवा में बातें नहीं करता। फिजिक्स की जो हर एक टॉपिक है वो आपको प्रूफ करके बताया हुआ है, ठीक है। मान लो अपने पास एक प्लेन है इस तरह से, ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा अपना वाई एक्सिस और ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना वाई, ये अपना एक्स और ये अपना जेड, ठीक है। ये भी और ये भी। तो कैसे हम मैंने आपको बताया था हम कैसे कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। एक इसका मास कंसीडर करेंगे यम, जो आर डिस्टेंस पे रहेगा। तो मान लो इसका हमने मास कंसीडर किया यम, जो इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से या फिर सेंटर ऑफ मास से यम आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब देखो बेटा ये जो है ये आर है, ये एक्स रहेगा और ये वाई रहेगा। इतना आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ओके। अभी देखो बच्चा क्या कहता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ यम इंटू आर का स्क्वायर। बट ये जो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये ट्रायंगल हमें क्या बता रहा है कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई
कर सकते हैं। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चा, तो वो क्या आएगा, वो आएगा बेटा ये 90 के आगे का हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जैसा आपको सिंपल लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये तो लिखना भूल ही गए अपन, यहाँ पर भी लिखेंगे आई, यहाँ पर भी लिखेंगे आई, और यहाँ पर भी लिखेंगे आई। Putting this value in our equation, what we get? We get Iz is equal to summation of I is equal to 1 to n mi, और ri की वैल्यू क्या है, xi स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर। ओके, तो mi अंदर मल्टीप्लाई करेगा उसको, तो क्या आएगा, समेशन ऑफ i is equal to 1 to n mi into xi ब्रैकेट का, सॉरी xi का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ i is equal to 1 to n is equal to, ये आई जरा समेशन ऑफ i is equal to 1 to n is equal to mi इंटू वाई आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यम आई एक्स आई क्या है, वो तो आई एक्स है, और आई यम आई वाई क्या है, वो तो आई वाई है। ठीक है, तो आई जेड इक्वल टू क्या आया, आई जेड इक्वल टू आया आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर हमारा हो गया प्रूफ, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो बच्चे एनसीईआरटी बोर्ड को है उनके लिए इसेंशियल है। ठीक है, एक बार इसे पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताऊंगा और फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे। ओके, पॉज करके नोट करो बेटा। चलो हो गया बेटा, आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपका अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी हमें देखना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर आपने न्यूमेरिकल नहीं कवर किए, अरे बेटा सब कुछ कवर करूंगा, डोंट वरी, मैं आपके लिए बैठा हुआ यहाँ पे, जब तक आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे मुझे भी चैन नहीं आएगा। ठीक है, बट पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, आपको पहले कंसेप्ट तो क्लियर करो। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अभी हम पैरेलल एक्सिस देखेंगे। अभी हमने देखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या, नहीं होता, कभी कभी परपेंडिकुलर भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट हो रही है। तो अभी एक इस ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा, और अभी जो है वो ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलोंग क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो ये एक्सिस और ये सेंटर ऑफ मास का, मास में से पास होने वाला एक्सिस, मतलब जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, अभी ये दो एक्सिस एक दूसरे को कैसे बेटा, अभी ये दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। मान लो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस दी है फॉर एग्जांपल, तो अभी ये क्या होगा, अभी बेटा ये दो एक्सिस जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो इस केस में हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है, जब बॉडी किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग पे रोटेट हो रही है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल है, तब उस केस में हम अप्लाई करते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ चुका होगा। ओके, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम इसके स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया जाएगा। ओके, तो देखो क्या कहता है हमें रेडियस, क्या कहता है हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की आई होप आपको कंडीशन समझ में आ चुकी होगी, दैट इज जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो या फिर किसी अदर एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है जो सेंटर ऑफ मास को पैरेलल है, तब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट किसी अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट हो रही है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है अलोंग दैट एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं, इसका प्रूफ में देखना है ना, सिर्फ स्टेटमेंट देखना है। ओके, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख के दूंगा और 2-3 पॉइंट्स भी लिख के दूंगा। ओके, देखो अभी ये I क्या है, अभी ये I ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, जो किस ऑब्जेक्ट का है, जो दूसरे एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस को कैसे बेटा पैरेलल है। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
प्लस यम इंटू डी स्क्वेयर इन दोनों के सम के बराबर रहता है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर तुम्हें उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो कुछ मत करो, सेंटर ऑफ मास से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके वैल्यू में एम डी स्क्वेयर की वैल्यू ऐड करो। एम मतलब क्या, बॉडी का मास, और डी मतलब क्या, जो एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट हो रही है, वो सेंटर ऑफ मास से जितनी दूरी पर है उसे हम कहते हैं बेटा डी। ठीक है, तो इसका जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट passing through an axis, passing through an axis which is parallel to the axis of rotation of its center is given by क्या गिवन बाय है हमें, I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। तो I सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर। ओके, ठीक है। m मतलब क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर मास ऑफ अ बॉडी। d मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ axis of rotation from the axis of rotation about its center, ठीक है। आइए होगा उसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा उसका मास, ये होगा डिस्टेंस। ये डी जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलॉन्ग पास हो रही है और इसका सेंटर ऑफ मास का ये एक्सिस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डी कहते हैं। ओके, तो एक बार आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो चाहो तो, तब तक मैं पेन में अपने एक बार इंक पोर करता हूँ, फिर हम इसके रिलेटेड 2-3 जो क्वेश्चन है उसका बेस देखेंगे। ओके, एक बार इसे आप पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अभी देखो क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। बट ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो हमें जानकारी चाहिए ना, इसलिए मैं आपको बेस, इसका बेस क्लियर करता हूँ। ओके, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, एक डिस्क है अपने पास फॉर एग्जांपल, तो ये होगी अपनी डिस्क। डिस्क को आप जानते हो ना बेटा, ये ढेर सारी रिंग, थिन रिंग बन के क्या मिलके क्या बनती है बेटा, डिस्क बनती है। अब ये जो डिस्क है ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब टेंजेंशियली रोटेट हो रही है उसके एज के अलावा, और आपको अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया हो। इसका मास है m और इसका जो रेडियस है वो है बेटा r, कैपिटल R। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। तो हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर मालूम है, बट इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एज ये नहीं मालूम। बट अगर आप देखोगे इसे तो आप ये, जब आप इसका एक एक्सिस ड्रॉ करोगे इसके सेंटर से, तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, और ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एज। तो ये जो एज वाला एक्सिस है और ये सेंटर वाला एक्सिस है, ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो हम यहाँ पर आंख मूंद के लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, सॉरी I सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। ओके, व्हाट इज इट्स मास, इट्स मास इज m। ठीक है, कैपिटल M लिखता हूं मैं, mr स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज इट्स मास m, व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा d की जगह पे r। तो इसका बेस 1 है, तो 2 करने के लिए 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू mr का स्क्वायर अपॉन में 2। तो mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर 3mr का स्क्वायर अपॉन में 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स टेंजेंट, या फिर अबाउट इट्स वन एज। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते बेटा। मान लो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया हो हमें, अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया हो कि एक अपने पास स्फीयर है। ओके, ये अपने पास स्फीयर है और सेम स्फीयर अपने एक एज के थ्रू टेंजेंशियली रोटेट हो रहा है, मतलब ये किसी टेंजेंशियली एक्सिस से रोटेट हो रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, हमें इसका सेंटर ऑफ मास से एक
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। मान लो इसका मास m है और इसकी जो डिस्टेंस है वो r है, ओके, वो इसकी रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, r रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में से एक एक्सिस पास करेंगे और उसे कहेंगे हम I सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ SPHERE, what is the moment of inertia of sphere about its center, that is 2/5 m r का स्क्वायर। यहाँ पर हम I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू लिखेंगे 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर प्लस m इंटू आर का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये इसका बेस 1 है तो ये हो जाएगा बेटा अपना 2/5 m r का स्क्वायर प्लस 5 m r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो I इज इक्वल टू क्या आया, 5 प्लस 2 7 m r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन तो ढेर सारे बनते हैं बट एक उसका बेस है, ठीक है। और आप टेंशन मत लो बेटा, मैं आपको आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन चाहिए, सर क्वेश्चन दो, हमें क्वेश्चन करने हैं, ओके डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा। बट अभी पहले इसकी कंसेप्ट पढ़ो, अगले लेक्चर में हम आपको इतने क्वेश्चन देंगे, इतने क्वेश्चन देंगे कि आप कहोगे कि सर बस हुआ, अभी हम इतना लेक्चर से हम तृप्त हो गए, मतलब इतने लेक्चर हम कल करने वाले हैं, ओके। तो पहले अभी इसको आप समझो ताकि आपको कल के लेक्चर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मान लो अपने पास एक फिर से एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लो अपने पास 3 स्फेरिकल शेल है और तीनों यूनिफॉर्म है, तीनों का जो मास है वो m है और रेडियस r है, ठीक है। ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल और ये हो गया अपना तीसरा शेल, ठीक है। तो तीनों का मास क्या है, तीनों का मास है बेटा m, तीनों का मास m है और तीनों का मास क्या है, तीनों की रेडियस क्या है बेटा r। तो ये जो अगर आप ऐसे अगर आप एक्सिस ड्रॉ करोगे और ये ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा अपना फर्स्ट स्फेरिकल शेल, ये होगा अपना सेकंड स्फेरिकल शेल और ये होगा अपना थर्ड स्फेरिकल शेल। तो इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आ गया इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर तुम गौर करोगे तो I जो है ये किसी एक्सिस के, इसका जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस नहीं अप्लाई कर सकते, पर ये देखो ये इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का I1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 2/3 m r का स्क्वायर, इसका मास m है, सॉरी हाँ, इसका मास स्मॉल m है और रेडियस r स्क्वायर है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के बराबर रहेगा। और मैं स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। स्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 m r का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉलो कर रहा है, ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉलो कर रहा है, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो I2 क्या आएगा, I2 आएगा 2/3 m r का स्क्वायर, मतलब I सेंटर ऑफ मास प्लस m r का स्क्वायर मतलब md का स्क्वायर, ठीक है। फिर से मैंने कैपिटल M और R लिख दिया, जो कि स्मॉल m और r स्क्वायर है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली थर्ड क्या आएगा, वही आएगा 2/3 m r का स्क्वायर प्लस m r का स्क्वायर, ओके। m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर क्या आया बच्चा, ये सेकंड है अपना, ठीक है, प्लस m r का स्क्वायर। m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर कितना है बेटा, 2m r स्क्वायर, 2/3 m r स्क्वायर, 2/3 m r स्क्वायर, 2/3 m r स्क्वायर, 3 इंटू 2/3 m r का स्क्वायर प्लस 2m r का स्क्वायर। 3 ये 1 ये 2 और ये 3 गैस कैंसिल, क्या है बच्चा 2 + 2 4m r का स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है या फिर सॉरी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है बेटा I इज इक्वल टू 4 इंटू m r का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बनते हैं। आई होप तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी समझ में आ चुका होगा और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी समझ में आ चुका होगा। एक बार चाहो तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, अभी ये तो हो गई अपनी कंसेप्ट, ठीक है। आज हम कंसेप्ट ही पढ़ने वाले थे और कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले थे। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो आपका अभी न्यूमेरिकल्स का बेस भी क्लियर हो चुका है, सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस के नए न्यूमेरिकल्स नहीं कवर किए, मतलब आपको बेस भी नहीं बताया। उसका एक रीजन है जो आपको अगले लेक्चर में समझ में आएगा, ओके। देखो बेटा अभी हमें देखना है रेडियस ऑफ गायरेशन।
कि सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत सिंपल टॉपिक है और इजी पीजी है। ओके देखो, मान लो अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, ठीक है। तो अभी ये एक्सिस जो है इस बॉडी को परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अलोंग है क्या? नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अलग क्राइटेरिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक अलग क्राइटेरिया है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है तब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो बदलता रहता है। बट देखो, ये फॉर एग्जांपल ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है। मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूंगा, डोंट वरी। मान लो ये अपने पास एक्सिस है एक्स या फिर जेड, जेड एक्सिस है और इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है पता है क्या आपको? रेडियस ऑफ गायरेशन ये वो डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से बताता हूं, मैं आपको जानता हूं आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हूं, डोंट वरी। देखो, ये जो एक्सिस है बेटा, ये इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है और ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही हमेशा सेंटर ऑफ मास रहे, वो तो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास और बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बच्चा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन to the point at which whole mass of the body supposed to be concentrated is called as radius of gyration. It is the distance, wow, distance between axis of rotation and the point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated is called radius of gyration. हमारे बीएससी को एक सर थे, वो कॉल्ड को कार्ड बोलते थे, बड़ा फनी लगता था बट उनका एक्सेंट ही वैसा था यार, बट ही वाज अ ग्रेट टीचर, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे हमें। देखो आई इज इक्वल टू होता है बेटा यम इंटू के का स्क्वायर, तो वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। यम कैसा है? मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को इज इक्वल टू के स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन कैपिटल यम। ओके, डोंट वरी। देखो, अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला बेटा आई अपॉन एम। इसका फायदा बताओ मैं आपको क्या है, इसका बेनिफिट है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे ही नहीं उन्होंने हमको पढ़ा है, उसका एक फायदा है। देखो, हर एक बॉडी अलग अलग है, राइट? सिलेंडर अलग है, स्फीयर अलग है, रेक्टेंगुलर लैमिना अलग है, अपना जो रॉड है वो भी अलग अलग है। तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग यूनिफॉर्म अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट? तो हुआ क्या था कि उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले डिजाइन किए, बट उन्हें एक बात समझ में आई कि अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हमें वो बाकी के फॉर्मूले याद ही नहीं रखने। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल गई तो उसी वक्त हम उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना बहुत इजी हुआ। तो ये जो के है, ये के का महत्व क्या है, के का इंपॉर्टेंस क्या है कि के जो है बच्चा वो हमें डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ लेके जाता है। वो हमें अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स वन एंड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके करो,
ऐसा नहीं कहता। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट था। एक बार आप इसे पॉज करके नोट करो। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा बच्चा। चलो हो गया। अभी मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा। हमने आज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, पैरेलल पढ़ा और रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अबाउट 20 क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ओके। बट देखो बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस में दो बातें याद रखो कि परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ और सिर्फ प्लेन को ही अप्लाई होता है, मतलब रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ऐसे ही शेप को वो अप्लाई होता है, ठीक है। जो 3 डायमेंशनल प्लेन नहीं है उसको वो अप्लाई नहीं हो सकता, ओके। उसके बाद मतलब रॉड को वो अप्लाई उतना ज्यादा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और ये प्लेन को ही ये होता है, मतलब क्या होता है, प्लेन, वो प्लेन को ही सेटिस्फाई कर, मतलब प्लेन को ही वो एप्लीकेबल होता है, ओके। उसके बाद देखो, अगर जो बॉडी का मास है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मास ज्यादा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूर पर, मतलब सेंटर ऑफ मास से दूर मास ज्यादा है, कम है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। ये बातें ध्यान में रखो बेटा, ये की पॉइंट्स है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर पास में आपने ज्यादा मास पुट किया और दूर आपने अगर कम मास पुट किया, तब बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो घटता है, कम होता है। तो अगर आपको किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करना है तो आपको सेंटर ऑफ मास पे मिनिमम मास डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जो दूर है वो ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके जो अपनी जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने अगर हेलीकॉप्टर अगर आपने देखा होगा तो उसके जो विंग्स होते हैं वो थोड़े से झुके हुए होते हैं। झुके हुए मतलब क्या, उसके सेंटर पे उसका मास कम है और जो बाजू में उसका मास ज्यादा है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखो। आई होप आप जिन बच्चों ने लास्ट तक लेक्चर देखा था उनका भी थैंक यू, और जो बीच में अगर थोड़े बहुत बोर होके छोड़ के चले गए होंगे तो उनका भी थैंक यू। वो मुझे पता है वो वापस आएंगे। सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है बेटा। तो ऐसा ही अपना रिस्पॉन्स रखो, लास्ट तक लेक्चर को अटेंड करो, आपकी हर एक कंसेप्ट डेफिनेटली श्योर क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।